नेता तो आके कुछ बोल देते हैं, बोल के वो चले जाते हैं, भुगतना पड़ता है यहाँ के लोगों को। उसी तरह से यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, पदाधिकारियों को देखिए कि वो आते हैं और अपना काम करके कमा के चले जाते हैं, गलत करके चले। सीईओ को ही लीजिए, एडीएम को लीजिए, किसी को भी लीजिए, आप देखेंगे कि वो लोग गलत सही करके पैसा कमा के चले जाते हैं। भुगतते हैं कौन? यहाँ के पब्लिक। जो लोग बाहर से आते हैं एक्चुअली वो गाँव में जाते नहीं हैं। गांव में जब जाएंगे तब वो कभी नहीं देखेंगे कि साहब मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं, या फिर हिंदू समुदाय के लोग को कोई पूजा करने में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तरह की कोई बात वो गांव में जाके नहीं देखते हैं। जबकि यहाँ के लोग उन नेताओं की भाषा सुनते हैं, भाषण सुनते हैं जब कि साहब गाँव में जो है दुर्गा पूजा होने नहीं दिया मुस्लिम समुदाय ने। हम तो देखते हैं कि वो लोग दुर्गा पूजा में शरीक होते हैं और सरपरस्ती करते हैं दुर्गा पूजा कमेटी को। हिंदू समुदाय के बारे में बोलते हैं कि साहब गिरिराज सिंह आए, हम नाम ही बोल देते हैं आपको। तो उसी तरह जिस तरह हिंदू समुदाय में और गिरिराज सिंह है, उसी तरह आपके मुस्लिम समुदाय में आपके ओवैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गाँव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ सीमांचल के किशनगंज की एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और उनके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने समान है। जी, हम बात कर रहे हैं दरअसल शिशिर कुमार जी की, जो किशनगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है, 69 ईयर्स के हो चुके हैं, राइट सर? और नया साल भी है। नए साल में क्या नए साल का अज़्म है, क्या इनका इरादा है? और आज 69 ईयर्स के हो चुके हैं। जाहिर है ज़िंदगी के बचे हुए दिन सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, भविष्य की क्या प्लानिंग है, सब कुछ समझेंगे इनसे। आइए सीधे आपको सर से मिलाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। दुख की बात है। लोग खुशी मनाते हैं लेकिन मुझे दुख हो रहा है। मजाक की बात समझ लीजिए। जी। और इसी दुख में जो है सबको सुख है। बिल्कुल। अब रहा सवाल आपका दूसरा सवाल कि किशनगंज सीमांचल क्षेत्र है और उसमें क्या हम सोचे हुए हैं, आगे क्या करना है, पीछे हमने क्या किया। तो किशनगंज की धरती पर मैं अपना ज़िंदगी वर्ष 1976 से शुरू किया है और उसके पहले पूर्णिया, भागलपुर, पटना, इन सब जगहों पर मेरा दौरा था और मैंने अपनी शिक्षा पूर्णिया में ही ग्रेजुएशन किया था। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं देखता था कि सामुदायिक और सद्भावना जो है ना बहुत माने अच्छा था। लोगों के बीच में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन बीच बीच में जो बाहर के लोग आके यहाँ पर एक सामुदायिक और सद्भावना जो है, सांप्रदायिक सद्भावना जिसको कहते हैं, वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पिछले दौर में और आज के वक्त की हम बात करें तो हालात काफ़ी बदल गए हैं। लोग पहले जो है गंगा जमनी तहजीब की मिसाल के साथ साथ ऐसी जो है ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अब है। पहले गंगा जमनी तहजीब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग थे। और अब जो है गंगा जमनी तहजीब बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि साहब यहाँ जो है गंगा जमनी तहजीब है और अगर है तो आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन लोग अमल नहीं करते, बस सिर्फ बोलते ही हैं। मेरा ये कहना है और लोगों को मेरी गुजारिश है, किशनगंज के जनताओं को, कि वो जो है इस पर अमल करे। सर, एक अहम चीज़ समझना चाहूँगा। जाहिर है आपने एक लंबा अरसा गुजारा है अपने फील्ड में, और आप जिस फील्ड से हैं, आपके फील्ड में इलाके से, गांव सुदूर इलाके से लोग आते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। जाहिर है आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आप एक एज ए कैंडिडेट होते हैं तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को? देखिए, किशनगंज जिला अधिवक्ता संघ, यहाँ 2 संघ हैं, किशनगंज जिला अधिवक्ता संघ और जिला अधिवक्ता संघ। तो उसमें मैं किशनगंज जिला अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं सचिव भी रहा और अध्यक्ष भी रहा। और मेरे 41 वर्षों का जो प्रैक्टिस है यहाँ पर, लीगल प्रैक्टिस है, उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग आते हैं गांव से, जो आते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, गरीब तबके के हैं। गरीबी जो है उनका कर्म का दोष है कि वो कर्मठ नहीं है, जिसके चलते गरीबी है। फिर वही लोग बाहर चले जाते हैं, फिर अच्छा कमाते हैं, फिर वो अमीर बन के आते हैं। लेकिन यहाँ जो रह जाते हैं वो होम सिकनेस जिसको बोलते हैं, उसके चलते उनकी गरीबी है। तीसरी बात ये, जो मेहनती है वो गरीब नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मेहनती हैं वो गरीब नहीं है। अब रहा सवाल कि यहाँ पर जो लोगों के साथ जो होता है
कि मैं बार बार सांप्रदायिक सद्भावना के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से 70% मुस्लिम समुदाय और 30% हिंदू समुदाय है, और बाद बाकी सिख ईसाई जो हैं ही। क्या ये सही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस्मत आजमा रहे हैं? देखिए साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और करीब 40 वर्षों से मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। वर्ष 1990 में मेरे दोस्त नज़ीर साहब एडवोकेट, उन्होंने अपना किस्मत आजमाया था बहादुरगंज से, जबकि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को खोजना पड़ता था कि कोई कैंडिडेट बन जाए। अब क्या है, बहुत सारे प्रत्याशी हो गए हैं और वे लोग भी अपना अपना रेस में हैं कि साहब हमको जो है मिल जाए टिकट। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित है और अनुशासन के दौर पे हम लोग सिर्फ इतना ही रहेंगे कि जैसे ही हम लोग को प्रदेश से कोई सूचना मिलेगी तभी हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। एक अहम सवाल है सर, आप जिस दल से आते हैं उस दल को लेकर के बहुत तरह की बातें कही जाती है, और जब जब चुनाव आता है भाजपा का कोई नेता सीमांचल के किसी दूसरे ज़िले में या दूसरे इलाके में अगर कोई बात कहते हैं तो मुस्लिम बहुल किशनगंज इलाके में उसका असर दिखता है। तो एज ए कैंडिडेट इन हालात को कैसे फेस करेंगे आप? देखिए, जो लोग बाहर से आते हैं एक्चुअली वो गांव में जाते नहीं हैं। गांव में जब जाएंगे तब वो कभी नहीं देखेंगे कि साहब मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं, या फिर हिंदू समुदाय के लोग को कोई पूजा करने में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तरह की कोई बात वो गांव में जाके नहीं देखते हैं, जबकि यहाँ के लोग उन नेताओं की भाषण सुनते हैं जब कि साहब गांव में जो है दुर्गा पूजा होने नहीं दिया मुस्लिम समुदाय ने। हम तो देखते हैं कि वो लोग दुर्गा पूजा में शरीक होते हैं और सरपरस्ती करते हैं दुर्गा पूजा कमेटी को गांव में। एक बड़ी अच्छी बात कही सर आपने अच्छा जिक्र छेड़ दिया आपने। अभी हाल ही में भाजपा के एक कद्दावर लीडर आए थे जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका स्टेटमेंट था कि अगर मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप सब मिलकर के उसके ऊपर टूट पड़ो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था उनका। ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में ऐसा है, मुसलमान हिंदू में कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए साहब, हम लोग तो यहाँ बचपन से गुजारे, लेकिन इस तरह की नौबत अभी तक नहीं आई। और कोई भी कद्दावर नेता हो या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि आपने जिसके बारे में कहा, तो आप अगर हिंदू समुदाय के बारे में बोलते हैं कि साहब गिरिराज सिंह आए, हम नाम ही बोल देते हैं आपको, तो उसी तरह जिस तरह हिंदू समुदाय में और गिरिराज सिंह है, उसी तरह आपके मुस्लिम समुदाय में आपके ओवैसी हैं। मैं समझना चाह रहा था आपसे कि क्या नेताओं के किशनगंज आने से भी हालात बिगड़े? नहीं, नेताओं के देखिए, नेता तो आके कुछ बोल देते हैं, बोल के वो चले जाते हैं, भुगतना पड़ता है यहाँ के लोगों को। उसी तरह से यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, पदाधिकारियों को देखिए कि वो आते हैं और अपना काम करके कमा के चले जाते हैं, गलत करके चले। सीईओ को ही लीजिए, एडीएम को लीजिए, किसी को भी लीजिए, आप देखेंगे कि वो लोग गलत सही करके पैसा कमा के चले जाते हैं। भुगतते हैं कौन? यहाँ के पब्लिक। उसी तरह मान लीजिए कोई कद्दावर नेता आके अगर कुछ कह जाते हैं और कहने का असर जो पब्लिक पर पड़ता है उसको पब्लिक को भुगतना पड़ता है। ओवैसी का आपने जिक्र किया, समझना चाहेंगे क्या ओवैसी के सीमांचल आने से, किशनगंज आने से यहाँ का जो एक्चुअल जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें तब्दीली आई है? तब्दीली आई थी, ये मैं बता दूं आपको, तब्दीली आई थी, जिसके चलते कि बिहार में उनको बहुत ज़्यादा 4 सीट मिला होगा, 5 सीट मिला होगा, लेकिन अब वो 1 सीट पर सिमट गए हैं। वो भी हम समझते हैं कि आने वाले समय में वो भी सीट नहीं रहेगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं, यहाँ के हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, वो जानते हैं कि हमको किशनगंज में रहना है। और गंगा जमनी तहजीब जो पहले था, अब वो धीरे धीरे वो उसी में आ रहा है कि नहीं, हम लोग को मिलजुल के रहना है। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं वो छठ व्रत करते हैं, बहुत सारे हिंदू जो है वो अपना इबादत करते हैं, और इसमें क्या नाम बोलता है उसको, रमज़ान के मौके पर जो है वो जो है फास्टिंग रखते हैं। हम तो यहाँ तक देखा है। एक अहम सवाल है, जाहिर है ये इंटरव्यू जब सोशल मीडिया पर जाएगा तो लोगों के जहन में बात आएगी, और ईमानदारी वाली बात तो ये है, सवाल पूछना लाजमी है। शशीर जी के बारे में अवाम में जो एक जो आपका फीडबैक है सर, कहा जाता है कि आरएसएस से बहुत ज़्यादा करीबी जो है रिश्ता आपका रहा है, रिलेशन रहा है। अगर वाकई में ऐसा है तो क्या मुसलमानों को समझा पाएंगे आप? देखिए, राष्ट्र स्वयं सेवक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हिंदुस्तानी हैं। आप देखेंगे जब फॉर्मेट पे आप लिखते हैं, नेशनलिटी की जब बात आती है, आप ये नहीं लिखते मुस्लिम, नहीं लिखते। जब नेशनलिटी की बात आती है तब लिखते हैं हिंदुस्तानी, लिखते हैं ना।
इंडियंस लिखते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी लिखते हैं। ठीक है, हिंदू नहीं लिखते, हिंदुस्तानी लिखते हैं। अब रहा सवाल कि जो बातें आरएसएस सिखाती है वो कभी किसी को ये नहीं सिखाती है कि साहब दूसरे पर तुम अत्याचार करो। वो कभी नहीं बोलती है कि साहब आप जो इंट्रूडर्स है, जो घुसपैठ है, उसको तुम प्रश्रय दो। कभी नहीं बोलती वो। मान लीजिए कि जिसको आप मान लीजिए घुसपैठ बोलते हैं ना, घुसपैठ से क्या मतलब निकालते हैं? घुसपैठ से क्या मतलब निकालते हैं? सिरसावादी। घुसपैठ से क्या मतलब निकालते हैं आप? मुस्लिम। ऐसा नहीं। विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीज़ा अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आ गया, उसको आप घुसपैठ बोलेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, चाहे किसी समुदाय को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिरसावादी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, विदाउट एनी पासपोर्ट या विदाउट एनी वीज़ा अगर वो इंडिया में रह रहे हैं, वो घुसपैठ है। मैं सवाल पर सवाल कर रहा हूँ, सवाल पर जवाब नहीं दे रहा। घुसपैठ है। कोई भी नेता अगर ये बोलते हैं कि नहीं घुसपैठियों को नहीं आना चाहिए, आवाम आपको जिताती है सर, तो आप जो है उनके जहर उनके प्रति कैसा रहेगा आपका? पहले हमको आने दीजिए। देखिए, हम विधायक हों चाहे नहीं हो, हम कैंडिडेट हो चाहे नहीं हो, हम आगे आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन हमारा जो बेस है, हमारा जो आधारभूत है कि हम अपने लाइब्रेरी में हो, किशनगंज में हो, अपने क्षेत्र में हो, कभी भी हिंदू मेरे जूनियर्स 10-15 मेरे जूनियर्स साथ में मुस्लिम हैं, 10-15 जूनियर्स मेरे हिंदू हैं। कभी भी किन्हीं के पास कोई आप शिकायत न सुनेंगे मेरे बारे में या लाइब्रेरी के बारे में कि इन्होंने इस तरह का तफरका पैदा किया। हमने अपने जूनियर नसीम अख्तर का शादी हमने करवाया क्योंकि दोनों में मोहब्बत था। हमने एजाज का शादी की बेटी से करवाया क्योंकि वो दोनों में मोहब्बत था। तो मोहब्बत जहाँ है वहाँ गंगा जमनी तहजीब है। ये सर आपका नाम बोल रहा हूँ मैं, शमीम अहमद। बस आप, मैं उसी तरह एक पूछ लेता हूँ। साथियों, लगातार आप सर को सुन रहे हैं और इस गुफ्तगू में आपने देखा, समझा और जाना कि सर किस तरीके से सलीस उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की जो संस्कृति है उससे कितने घुले मिले हुए हैं।